चलो भी, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जीओसी। जीओसी अपनी कंप्लीट हुई। अब जीओसी के आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना जो पहला चैप्टर, इतने दिन हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे कि कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती है, कार्बनिक यौगिकों में कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं, आई प्रभाव क्या होता है, अनुनाद प्रभाव जिसे एम प्रभाव भी कहते हैं, प्लस एम वाले समूह कौन से, माइनस एम वाले समूह कौन से, अनुनाद के अनुप्रयोग क्या थे, अतिसंयुग्मन क्या होता है, अतिसंयुग्मन से एल्किन का स्थायित्व कैसे देखे जाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है, ये कौन से अभिकर्मक की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया होती है, अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टार्टिंग से अगर देखें तो पहले हमने पढ़ा यौगिकों का नाम कैसे दिया जाता है, फिर हमने पढ़ा समावयवता आइसोमेरिज्म के बारे में, फिर हमने जीओसी पढ़ी। आज अपनी हेडिंग है हाइड्रोकार्बन। तो सभी हेडिंग लगाए हाइड्रोकार्बन। अब सभी पहले पेन कॉपी रखिए, सामने देखिए। हाइड्रोकार्बन चैप्टर क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, इसका नाम हाइड्रोकार्बन क्यों पड़ा, सबसे मेन बात तो ये है। नाम से पता पड़ रहा है हाइड्रोकार्बन में हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। इसका मतलब कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर जो भी कार्बनिक यौगिक बनता है वही कौन है, हाइड्रोकार्बन। अब आपको पता है सबसे पहले तो इसकी परिभाषा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उन्हीं को क्या नाम देते हैं रे, हाइड्रोकार्बन। अब आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के, एक तो खुली श्रृंखला वाले हो सकते हैं जिन्हें अपन एलिफेटिक बोलते हैं, और एक बंद श्रृंखला वाले ऐसे साइक्लिक यौगिक जिनमें चक्रीय अनुनाद हो। क्या नाम दिया था, एरोमेटिक। तो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार से, कौन कौन से, एक तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और एक नाम दिया था एरोमेटिक। याद करो, जो हक्कल के नियम का पालन करता हो, चक्रीय अनुनाद हो और यौगिक में प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 हो। हक्कल का नियम क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यौगिक में कितने चक्रीय अनुनाद में भाग लेने वाले कुल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2, 6, 10, 14। अब आपको पता है खुली श्रृंखला वाले भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच केवल सिग्मा ही हो, और हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच एक पाई हो, और एक पाई न हो के दो पाई हो। तो हो सकता है कंडीशन 3 हो सकती है ना, कि कार्बन कार्बन के बीच केवल सिग्मा ही हो, एक कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा के साथ एक पाई भी आ जाए, फिर कार्बन कार्बन एक सिग्मा के साथ एक पाई नहीं 2 पाई आ जाए। तो जैसे जैसे पाई बंदों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब इनको क्या नाम देते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच केवल सिग्मा ही है तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन कार्बन की संतृप्त हाइड्रोजन के द्वारा पूरी हो ही नहीं रही है और पाईबंद आ गया, इसका मतलब अनसैचुरेटेड, एक होता है असंतृप्त। अब आपको पता है कि संतृप्त की तो पहचान है, कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा होना चाहिए, और असंतृप्त की पहचान है कार्बन कार्बन के साथ सिग्मा के साथ एक पाई भी होना चाहिए। हो सकता है एक पाई नहीं हो 2 पाई हो जाए, इन्हीं को आगे जाके नाम देंगे। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन यही है हकीकत में। ये एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी। एलिफेटिक में हमने संतृप्त पढ़ा, असंतृप्त पढ़ा, और जिस हाइड्रोकार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा एक ही आता है उसे क्या नाम दिया जाता है रे, एल्केन। ये तो सभी को पता है। और आपको पता है सिग्मा बंदे पाईबंद की तुलना में प्रबल होता है, ऊर्जा ज्यादा होती है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, इसलिए आसानी से टूटता भी नहीं है। और हमें यह भी पता है कि एल्केन में कार्बन कार्बन देखो चाहे कार्बन हाइड्रोजन देखो, इनकी विद्युत ऋणता में अंतर भी बहुत कम है। इसका मतलब मैं इसे बोल सकता हूं ये तो नॉन पोलर है, अध्रुवीय हैं, इनके अणुओं के बीच कोई आकर्षण भी नहीं होता प्रबल। इसका मतलब ये अध्रुवीय हैं, बहुत कम क्रियाशील है। जबकि एल्किन और एल्काइन
इनमें तो पाई बंद है जो वीक बॉन्ड होता है, आसानी से टूट जाता है, आसानी से पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। इसका मतलब मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि एल्किन और एल्काइन की तुलना में बहुत कम क्रियाशील होते हैं। एल्किन और एल्काइन तो ज्यादा क्रियाशील होते हैं क्योंकि इनमें वीक बॉन्ड है, कौन सा, पाई बंद होता है जो आसानी से टूट जाता है। इसका मतलब ये ज्यादा क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एक नाम और देते हैं, बताया था स्टार्टिंग में, इन्हें एरीन भी बोलते हैं। और आपको पता है एरोमेटिक यौगिक तो साधारणतः कौन से होते हैं, जिनमें बेंजीन वल्ले हो, चक्रीय अनुनाद हो पाई पाई के बीच। कोई जरूरी नहीं है कि पाई पाई के बीच ही हो, पाई लोन पेयर के बीच भी हो सकता है। इसका मतलब, और इनसे जुड़ी हुई इनके बेंजीन और बेंजीन के वेतुपन। बेंजीन के वेतुपन का मतलब, जैसे नाम सुना होगा टोलुइन, जब बेंजीन पर CH3 समूह जोड़ दिया जाए तो उसे टोलुइन बोलते हैं। जैसे फिनोल, जैसे OH समूह जोड़ दिया जाए तो फिनोल है। ये सारे के सारे बेंजीन के वेतुपन है। इसका मतलब बेंजीन को भी हाइड्रोकार्बन के साथ ही पढ़ा जाता है क्योंकि बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक है। इसका मतलब ये नहीं है, ये तो बेंजीन के वेतुपन है, ये तो आगे आएंगे चैप्टर्स में। जैसे एल्कोहल वाले चैप्टर में फिनोल को पढ़ा जाएगा, एरिल हैलाइड वाले चैप्टर में एरिल हैलाइड को पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के साथ बेंजीन को पढ़ेंगे। चलो भाई, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हाइड्रोकार्बन। एक बार ये लिखो आप फटाफट। अब इनमें क्या अंतर होता है? हाइड्रोकार्बन में जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इनमें क्या अंतर होता है? ये अपने आप में एक चैप्टर है। एल्किन अपने आप में चैप्टर है, एल्किन अपने आप में एक यूनिट है, और एल्काइन भी अपने आप में एक चैप्टर है, और बेंजीन भी अपने आप में चैप्टर है। तो अपन 4 हेडिंग लगाएंगे। पहले एल्किन को पढ़ेंगे, फिर एल्किन को पढ़ेंगे, फिर एल्काइन को पढ़ेंगे, फिर बेंजीन को पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, सबसे पहले उसकी सामान्य जानकारी पढ़ो कि उसका फॉर्मूला क्या है, सामान्य सूत्र क्या है, संरचना क्या है। फिर संरचना पढ़ने के बाद ये देखो कि जिसको पढ़ा जा रहा है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बोले तो रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें कौन कौन से गुण देखने को मिलते हैं। फिर जिस चैप्टर को पढ़ा जा रहा है उस यौगिक को अपने को बनाना भी है। ऑर्गेनिक के बाकी सारे जो भी कंपाउंड है उनसे इस जो पढ़ा जा रहा है उस कंपाउंड को बनाना है, तो उसके बनाने की विधियां पढ़ते हैं। फिर एक बार बना लिया और अपने पास प्राप्त हो गया, तो अब इसमें की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है, ये कौन कौन सी रिएक्शन प्रदर्शित करता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया ही पढ़ी जाती है। फिर चैप्टर जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक में प्रत्येक चैप्टर का, तो अब इसमें कोई ऐसे यौगिक तो बने हैं ना जिनका कोई दैनिक जीवन में उपयोग हो, कोई उपयोग तो नहीं है, तो उसका उपयोग पढ़ लेते हैं। एक बार दोबारा बोलो देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी किसी चैप्टर को आसान बनाना है तो पहले से दिमाग में सेट होना चाहिए, पहले उसके सामान्य फॉर्मूला वगैरह देखते हैं, संरचना क्या है, फिर जिस यौगिक में उसके गुण कौन से हैं, उसके भौतिक गुण कौन से हैं, उसके रासायनिक गुण कौन से हैं, वो कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, उसका गलनांक क्वथनांक कैसा है, उसमें कौन सा बॉन्ड है। फिर जिस यौगिक को पढ़ा जाता है उसके बनाने की विधियां पढ़ते हैं, और बनाने की विधियों के बाद वो यौगिक कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ही प्रदर्शित करता है, और अंत में उपयोग। लिख लिया होगा आपने। चलते हैं आगे। पहले पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। इनमें अंतर देखो। पहला सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नाम से ही पता पड़ रहा है कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा होगा, और ये सिग्मा बंध प्रबल होता है। कार्बन कार्बन के बीच ये बंध आसानी से टूटता नहीं है, यहाँ प्रकाश देना पड़ता है। इसका मतलब, और एक बात और, ये बहुत कम क्रियाशील है, इसी कारण इस एल्केन को क्या नाम देते हैं रे? पैराफीन। पैराफीन नाम दिया इसको बहुत कम क्रियाशील होने के कारण, बहुत कम क्रियाशील होता है इसलिए इसको नाम दे दिया पैराफीन। एक बात बोली थी मैंने, सबसे पहले इसको पैराफीन बोला। एक मैंने कहा था कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में अंतर बहुत कम होता है, और आपको पता है जब विद्युत ऋणता में अंतर बहुत कम होगा तो आंशिक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी क्या आएगा? बहुत कम आएगा। कैसे? जैसे कार्बन हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में अंतर बहुत कम है, इसकी 2.1 है, इसकी 2.5 है, तो वो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो उतना ज्यादा कोई आंशिक आवेश आएगा नहीं। आंशिक आवेश का मतलब है पोलैरिटी ज्यादा उत्पन्न होगी नहीं, ध्रुवीयता ज्यादा उत्पन्न होगी नहीं, इसका मतलब ये तो नॉन पोलर जैसे हैं।
इसका मतलब एल्केन सामान्यतः क्या होते हैं? अध्रुवीय। ये अध्रुवीय होते हैं, ये बात भी सीखी। और एक आपको अभिक्रियाओं में बताया था कि एल्केन की जब भी अभिक्रिया होती है तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, और प्रकाश में जैसे ही प्रकाश की उपस्थिति में इस यौगिक को गर्म करते हैं तो ये कार्बन कार्बन सिग्मा बंध कैसे टूटता है? कभी ऐसे नहीं टूटता, इस पर आंशिक नेगेटिव, इस पर आंशिक पॉजिटिव। यहाँ तो विद्युत ऋणता समान है, केवल सिग्मा बंध है तो इलेक्ट्रॉन की समान बंटवारा होता है। और जब ये बंध टूटता है तो कौन सा विखंडन होता है रे? समांश विखंडन। और याद करो, समांश विखंडन से क्या बनता है? फ्री रेडिकल। इसका मतलब बोले तो ये कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे अभी। और मैं बात कर रहा था असंतृप्त की, तो असंतृप्त अनसेचुरेटेड में मैंने बताया था कार्बन के सिग्मा के साथ क्या आना चाहिए? पाई। हो सकता है 1 पाई आए और हो सकता है 1 सिग्मा के साथ 2 पाई आए। आपको पता है सिग्मा के साथ पाई बंद आते ही पाई बंद एक कमजोर बंद होता है, इसकी ऊर्जा बहुत कम होती है, ये समपार्श्व अतिव्यापन से बनता है। ये सिग्मा बंद समाक्षी अतिव्यापन से बना था, ये समपार्श्व अतिव्यापन से बनता है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्स पर बहुत न्यूनतम होता है, इसका मतलब ये बंध कमजोर होता है, ये आसानी से टूट जाता है और आसानी से पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, और जहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब वहां ध्रुवीयता उत्पन्न होती है, इसका मतलब ये ध्रुवीय है। और जहां पर ध्रुवीयता है, जहां पर आवेश आ जाता है वहां आकर्षण होता है, और जहां आकर्षण होता है वहां क्रियाशीलता बढ़ती है। इसका मतलब ये ज्यादा क्रियाशील है, किसकी तुलना में रहे? एल्केन की तुलना में, तो ये अधिक क्रियाशील है। ये बेसिक बात है जो अपने को हाइड्रोकार्बन के बारे में आनी चाहिए कि एल्केन तो बहुत कम क्रियाशील होते हैं एल्केन और एल्काइन की तुलना में। चलो भाई, एक बात तो ये पढ़ी। और हमें पता है कि कार्बन कार्बन के बीच जब 1 सिग्मा के साथ 1 पाई आता है तो ऐसे यौगिकों को सामान्यतः ओलिफिन कहते हैं, ओलिफिन। और इस बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं। ऐसे ही एल्काइन के जो 1 सिग्मा के साथ 2 पाई आता है, या इसका जो प्रथम सदस्य हैं वो क्या कहलाता है रे? एसिटिलीन। एसिटिलीन। तो अब देखो एक बार, इनके सामान्य नाम आए हैं। सबसे पहली बात इनके बारे में क्या सीखनी है कि एल्केन बहुत कम क्रियाशील होते हैं, और जो बहुत कम क्रियाशील होते हैं ना उन्हें फेराफिन्स कहते हैं, जबकि एल्कीन में जो बॉन्ड पाया जाता है उसे ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं, और इनके सदस्यों को ओलिफिन्स कहते हैं। इसका मतलब एल्कीन में 1 सिग्मा के साथ 1 पाई है इसलिए इन्हें ओलिफिन कहा, और एल्काइन में तो 1 सिग्मा के साथ 2 पाई इसलिए इसको एसिटिलीन कहा। एक बार लिखिया। अब यहां से पता पड़ा कि यहां तो फ्री रेडिकल बन रहा था इसलिए नाम दे दिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। ऐसा पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बहुत अच्छे से सीख लिया, इसलिए यहां कोई ज्यादा परेशानी नहीं आ रही, क्योंकि बेसिक जिसका जितना स्ट्रांग होता है ना आगे कोई दिक्कतें आती ही नहीं। और आपको पता है यहां पहले से पाई है, पाई टूटेगा योग होगा, इसका मतलब है कौन सी रिएक्शन बोली थी रे? याद करो, एल्किन और एल्काइन में जब 1 पाई का टूटना और 2 सिग्मा का जुड़ना योग हो रहा है। बिल्कुल सही कहा, योगात्मक। लेकिन पहले योग होगा किसका? अरे अभिकर्मक के 2 ही तो भाग थे, एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही था और एक नाभिक स्नेही था। पहले योग किसका होता था? याद करो रे, जब पाई बंद 2 समान परमाणुओं के बीच होता था तो पहले योग उसका होता था जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। कौन? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो पहले कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसीलिए इन दोनों की जो कॉमन रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और इसी को बोले तो इसकी फुल फॉर्म रहे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो अपने को पहले सबसे पहले यही सीखना है इनमें अंतर, कि हकीकत में इनके बारे में जनरल जानकारी क्या है, ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या है। तो एक बार यहां से हमने अंतर सीखा कि एल्केन जो रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन है, और जो एल्किन और एल्काइन जो रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। यहां 1 पाई बंद है, यहां 2 पाई बंद है।
ये अपने को मेन इनमें सीखना है। चलो भाई लिखो एक बार फटाफट। हम स्टार्ट किए हैं हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले इनकी जनरल जानकारी पढ़ रहे हैं, तीनों में क्या अंतर है, तीनों के बारे में कौन से गुण हैं, कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, कौन ध्रुवीय है, कौन अध्रुवीय है। चलो भाई अगला देखें। हम पहले बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की और वो एलिफेटिक की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने एल्केन लिया, फिर बात कर रहे हैं एल्किन की, एक सिग्मा के साथ एक पाई वाला, और फिर एक सिग्मा के साथ दो पाई है। देखो इनमें मेन अंतर क्या है। सबसे पहले इन तीनों में मैं एक साथ बताना चाह रहा हूं, सभी पेन कॉपी रख के सामने देखें। याद करो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है रे। कार्बनिक यौगिकों में संकरण कैसे देखे जाते हैं रे। केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ देख लो सिग्मा कितने हैं प्लस लोन पेयर की संख्या कितनी है। सिग्मा कितने हैं रे, 1 2 3 और 4। लोन पेयर तो है ही नहीं। कार्बन की तो बाह्यतम कोश में 4 थे, चारों के चारों ही काम आ गए। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है रे, sp3। इसका sp3 है तो इसका भी sp3 है। वो तो एक बात और सीखनी है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच केवल एक सिग्मा ही है, और इस बंध की बंध लंबाई कितनी होती है रे। कार्बन कार्बन के बीच की बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉन। ये याद नहीं करना, केवल इनमें अंतर याद करना है। कैसे, इसमें ज्यादा कैसे और इनमें कम कैसे हैं। यहां आपको पता है कि इस कार्बन का संकरण कौन सा है। अब ये तो छोटी बात है बहुत, ये तो अपने को हनी चाहिए। हाँ अब देखो बताओ रे कितनी सिग्मा है, ऐसे मत कर लेना 1 2 3 4। अरे ये तो पाई है। अब बताओ कौन, 3 सिग्मा। संकरण कौन सा है, sp2। लोन पेयर तो है ही नहीं, इसका भी कौन सा, sp2। इसका मतलब यहां अगर देखा जाए sp3 संकरण में, तो यहां प्रतिशत s लक्षण कितना था रे, sp3। मतलब ऐसे जोड़ो, 3 तो p है, 1 s है, 4 में से s केवल है 1 ही है। इसका मतलब तो यहां तो प्रतिशत s लक्षण केवल कितने आए रहे, 1/4 बोले तो 25%। यहां 3 में से 1 है, इसका मतलब यहां लगभग कितने आए रहे, 33%। और यहां तो सिग्मा 1 और 1 केवल है, 2 ही है। 2 तो क्या है रे, पाई है, बहुत छोटी बात है। तो कौन सा संकरण रहे, sp। लेकिन यहां प्रतिशत जो s लक्षण है ना, वो आधे आ गए। मतलब 1 s और 1 p है तो 50% आ गए। हमें पता है जहां प्रतिशत s लक्षण ज्यादा होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत पास होते हैं, और नाभिक पर इन पर आकर्षण ज्यादा लगाता है, क्योंकि नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन को जब वो अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है, और खींचने को ही क्या बोलते हैं रे, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो पावर होती है वही तो क्या कहलाती है, En। इसका मतलब यहां देखिए, तो यहां जहां प्रतिशत s लक्षण ज्यादा, वहां पर विद्युत ऋणता भी ज्यादा। तो आपको बोल दे कि यहां पर एल्केन एल्किन और एल्काइन है, इनके कार्बन में जो प्रतिशत s लक्षण है उसका क्रम क्या होगा। तो हमें पता है सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता आएगी, या विद्युत ऋणता पूछ ले तो सबसे ज्यादा जो En आएगी वो एल्काइन के कार्बन की है, फिर एल्किन के कार्बन की है, और फिर किसके कार्बन की है, एल्केन की कार्बन की है। हमें पता है कि यहां कार्बन कार्बन सिग्मा है, तो कार्बन की विद्युत ऋणता वही होगी जो कार्बन की है, 2.5। लेकिन यह 2.5 नहीं होगी, क्योंकि यहां प्रतिशत s लक्षण ज्यादा आ गया। यहां संकरण sp2 है, यहां की तुलना में आकर्षण ज्यादा होगा, दोनों परमाणु पास पास ज्यादा होंगे। यहां तो दोनों कार्बन कार्बन परमाणु थोड़े दूर दूर है। यहां जैसे ही आकर्षण होगा थोड़े पास पास आएंगे, इस बंध की बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1.54 है तो यहां थोड़ी कम हो जाएगी। कितनी कम होती है, एग्जैक्ट याद नहीं करना, केवल इतना सा आइडिया है कि कम होगी। तो कितनी रे, 1.34।
अरे यहां तो आकर्षण है, यहां की तुलना में थोड़ा ज्यादा था, यहां तो बहुत ही ज्यादा है। सर आकर्षण ज्यादा कैसे है? बाहरे बंद पहले केवल सिग्मा ही था एल्केन में, यहां एक ही पाई आया, यहां तो 2 पाई आ गए, तो यहां तो आकर्षण बहुत है, ज्यादा हो गया। यहां तो दोनों बिल्कुल ही पास पास आ गए। इसका मतलब यहां की बंद लंबाई कितनी है कार्बन कार्बन के बीच? 1.20 एंगस्ट्रॉन। अब देखो देखिए, ये मैंने बताया, तो बताओ रे, जब यहां विद्युत ऋणता देखेंगे इस कार्बन की तो 2.5 से तो ज्यादा ही आती है रे। कितनी आती है रे? 2.75। और इसकी तो और ही ज्यादा आएगी। पता है ना, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो अम्लीय कहलाता है। और आपको पता हो तो आयनिक साम्य में बार बार बताया गया था ना, अम्लीय हाइड्रोजन तो होता ही कौन है? जो ऐसे परमाणु से जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा हो और वो H आसानी से बाहर निकल जाए, क्योंकि उससे तो इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए, तो वो तो H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। इन हाइड्रोकार्बन में केवल एक ही ऐसा है हाइड्रोकार्बन संतृप्त जिससे H+ निकल सकता है। और वो कहां से निकल सकता है? जहां विद्युत ऋणता ज्यादा हो। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है कि अम्लीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो आपको पता है अम्लीय हाइड्रोकार्बन तो वो होगा जहां हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी से जुड़ा होगा। तो बताओ रे, यहां जो इस कार्बन की विद्युत ऋणता आती है वो तो 3.25 आती है, मतलब ऑक्सीजन से ये भी ज्यादा आने लग गई। ऑक्सीजन से ज्यादा तो कहां है? बस हाँ कर रहे हो। इसका मतलब विद्युत ऋणता याद नहीं है। अरे फ्लोरीन की 4 होती थी, याद करो, फिर वापस दाएं से बाएं आओगे, 0.5 कम करना है।